कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, समझ में नहीं आता है क्यों हो गया। क्या पता है, जिस चीज़ पे अपना कंट्रोल नहीं है ना, उस चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब देखो क्या है ना, कभी कभी मैं देखती हूँ अक्सर लोगों को, लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मान लो कल ही बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा था बाहर से, अब मैं उसमें परेशान हो जाऊँ तो क्या मतलब है। जब मैं उस चीज़ को मेरा कंट्रोल नहीं है तो और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा मेरी क्वालिटी पे। हाँ, जिस चीज़ में मेरा कंट्रोल, मान लो मैं कुछ ऐसा पढ़ा रही हूँ जिसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो वो मैं बिल्कुल करूँगी। उसके लिए परेशान होना चाहिए मुझे, उसको सुधार करना चाहिए। लेकिन जिसमें मेरा कंट्रोल ही नहीं है उसमें क्या कर सकते हैं। चलो चलो देखो इधर देखो, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट हमें पढ़ना था, ठीक है। तो स्वान नेक एक्सपेरिमेंट में आपका लुईस पास्चर ने एक्सपेरिमेंट किया था, और लुईस पास्चर ने इस एक्सपेरिमेंट में 3 फ्लास्क लिए थे, ठीक है। एक फ्लास्क का उन्होंने क्या लिया था, स्वान नेक शेप का ट्यूब उसमें जोड़ा हुआ था। इस ट्यूब को इसलिए जोड़ा गया था ताकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें ट्रैप हो जाए, फ्लास्क को जा करके कॉन्टेमिनेट ना करे, उसके अंदर ना जा पाए, ठीक है। दूसरा फ्लास्क उन्होंने नॉर्मल फ्लास्क ले लिया था, या कुछ लोग कहते हैं ब्रोकन फ्लास्क लिया था, ठीक है। यहाँ से आधे पर से यहाँ से तोड़ के लिया था, ठीक है। तो दोनों एक्सेप्टेबल है, आप कुछ भी मान सकते हो। तीसरा फ्लास्क भी उन्होंने सेम टू सेम लिया था, ठीक है। पहले फ्लास्क में उन्होंने क्या किया, शुगर को पानी में डाल के एक सॉल्यूशन बनाया और उस चीज़ को उबाल दिया ताकि उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मर जाएं। यूजुअली माना जाता है कि शुगर सॉल्यूशन के अंदर ईस्ट बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, इसलिए हमने माना कि उस शुगर सॉल्यूशन में ईस्ट मर चुके हैं, अभी भी कोई भी ईस्ट बाकी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा चीज़ हमने लिया था फ्लास्क नंबर ए में। फ्लास्क नंबर बी में भी हमने सेम टू सेम चीज़ें ली थी, लेकिन वो फ्लास्क में ये ट्यूब हमने नहीं जोड़ रखी है, यानी कि एयर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें आसानी से आ सकता है, ठीक है। थर्ड जो हमने लिया है, इसमें हमने डायरेक्ट शुगर सॉल्यूशन लिया है और उसमें किसी भी तरह का कोई हमने बॉइलिंग वगैरह नहीं की है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, बात करते हैं इसकी ए वाली की। क्योंकि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ पाए और पहले से भी नहीं थे, तो वहाँ पे किसी भी अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को नहीं मिली। कुछ दिन बाद जब हमने देखा तो उसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली, ठीक है। तो इसमें क्रॉस करने का मतलब है कि इसमें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट है हमारा बी वाला फ्लास्क। इसमें क्या है, क्योंकि यहाँ पे तो किल्ड ईस्ट है, लेकिन एटमॉस्फेयर की ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो एटमॉस्फेयर से अदर ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं, तो इस वजह से इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को हमें मिली थी, ठीक है। इस वाले में क्योंकि किल्ड नहीं है तो अंदर से भी पनप रहे हैं और बाहर से भी आ रहे हैं, तो इस वाले में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ देखने को मिली थी। ये एक्सपेरिमेंट सिर्फ इतना प्रूव करना चाहता था कि जो बायोजेनेसिस में बोला गया था ना, कोई भी सड़ी गली चीज़ें रख दो, कोई भी खाने पीने की चीज़ें रख दो, वहाँ पे लाइफ अपने आप बन जाती है, तो ये गलत है। यहाँ पे हमने खाने पीने की चीज़ें रखी हैं, अच्छा शुगर सॉल्यूशन रखा है, लेकिन कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हुई। तो ये कहता है अनटिल अनलेस कहीं से हमारे स्पोर्स आ रहे हैं तभी हमारी लाइफ ग्रो होगी, अदरवाइज लाइफ ग्रो नहीं होगी। ये इस चीज़ को प्रूव करता है। सबको क्लियर है इतनी बात? पक्का? कोई दिक्कत? 2 लाइन लिख लो इसमें, मैं बोल रही हूँ 2 लाइन वो लिख लो। लिखो, दिस एक्सपेरिमेंट disproves theory of abiogenesis। ये इसकी टैगलाइन है, आप इसको याद रखना। आपसे पूछा जाता है कौन सी थ्योरी एबायोजेनेसिस को डिस्प्रूव करती है, तो आप कहोगे स्वान नेक एक्सपेरिमेंट वाला, ठीक है। चलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आके आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस खत्म होती है। इस थ्योरी ने ये नहीं बताया कि लाइफ कैसे आई, इस थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं बताया है, मेनली इस पे फोकस नहीं किया। मेनली इसने क्या किया है, पहली वाली थ्योरी को डिस्प्रूव किया है, बाकी कोई खास काम इसने नहीं किया है, ठीक है।
इसके बाद हमारी एक और थ्योरी आती है जो हमारी लास्ट थ्योरी है, इसके बाद हमें कोई थ्योरी नहीं पढ़नी है, खुश हो जाओ, ठीक है। लास्ट थ्योरी हमारी मॉडर्न थ्योरी है, ओपैरिन और हेल्डेन की थ्योरी, और उसी थ्योरी को हमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। चलो देखो, इससे पहले लुईस पास्चर से रिलेटेड 2-3 चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है, हालांकि इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी लुईस पास्चर का नाम आया तो मैं चाहती हूँ वो 2-3 चीज़ आप जान लो, ठीक है। तो साइड में कहीं लिख लो, मैं बताती हूँ हमेशा कॉपी के किनारे लिखा करो एक्स्ट्रा पॉइंट, ठीक है। तो किनारे कहीं लिख लो, लुईस पास्चर डालो, और उन्होंने 3 वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, वो वैक्सीन हम लिखेंगे। लुईस पास्चर ने इन 3 वैक्सीन की डिस्कवरी की थी, इन डिजीज़ के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाया था, ठीक है। इनका नाम आया है तो आप ये 3 चीज़ भी याद रखो, कॉलेरा, एंथ्रैक्स एंड रैबीज, ठीक है। कॉलेरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। कॉलेरा से क्या होता है, कॉलेरा से यूजुअली लूज मोशंस वगैरह होते हैं, बार बार उल्टियाँ आती हैं लोगों को, ठीक है। ये पहले बहुत बीमारी चली थी, इसकी वजह से लोगों की इवन डेथ भी हो जाती थी, बॉडी में एकदम डिहाइड्रेशन हो जाता था और डेथ हो जाती थी लोगों की। नेक्स्ट आपका रैबीज़ है, जो कि कुत्ते वगैरह के काटने से होता है, उनके दांतों में कुछ वायरस वगैरह होते हैं, अगर वो काट लेते हैं तो आपको रैबीज़ बीमारी होती है। रैबीज़ में हाइड्रोफोबिया होता है लोगों को, मतलब पानी देख के डरेंगे वो। रैबीज़ आई थिंक ये वायरस है, पर डॉग के काटने से होता है, इतना मैं जानती हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ वायरस है, आई थिंक सो, मैं श्योर नहीं हूँ, कल मैं कंफर्म कर दूँगी, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली वायरस ही है, बाकी इतना मुझे पता है कि ये डॉग के बाइट करने से होता है। और इस बीमारी में होता क्या है, हम पानी से डरते हैं, ठीक है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है हमें। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर, मतलब पानी से उन्हें डर लगता है कि मतलब पानी उनके करीब ना आए। आई डोंट नो, ठीक है। चलो, नहीं, इंजेक्शन के बाद अगर आप प्रॉपर टाइम पे इंजेक्शन लगवा रहे हो, ठीक है। अच्छा देखो, ये हर डॉग के काटने से नहीं होगा, अगर वो डॉग इन्फेक्टेड है, उसके अंदर वायरस है, तब वो आपको काट रहा है तब हो जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि किस डॉग के अंदर वायरस है, जिसने हमने काटा उसके अंदर वायरस है कि नहीं, तो हम यूजुअली टीका लगवाते हैं, जो भी उसका इंजेक्शंस वगैरह होता है वो हम लगवाते हैं, है ना, ताकि मतलब अगर हो तब हमको ना हो। ऐसा ही सेम टू सेम होता है टिटनेस वाली बीमारी में, कभी लोहे से कट जाता है तो हम उसका इंजेक्शन लगाते हैं। अच्छा, लोहे से बीमारी वो नहीं होती है, लोहे पे आपका एक जर्म होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो जिसकी ग्रोथ होती है लोहे पे, तो अगर वो लोहे पे प्रेजेंट था और आपको कट लगा, उसके थ्रू अंदर चला गया, तब आपको बीमारी हो सकती है। क्योंकि हमें पता नहीं है उस पर है कि नहीं है, तो हम सेफ्टी के लिए पहले से लगा लेते हैं कि सेफ रहें, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, जो आपकी लास्ट हेडिंग रहेगी, मॉडर्न थ्योरी, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दूं, हेडिंग डालो मॉडर्न थ्योरी। क्या थ्योरी है, 5वीं ना, स्पेशल क्रिएशन थी, उसके बाद पैनस्पर्मिया थी, फिर बायोजेनेसिस, अब ये 5वीं है, 5वीं थ्योरी है आपकी मॉडर्न थ्योरी। इसे आप ओपैरिन हेल्डेन थ्योरी भी कहते हो, ओपैरिन हेल्डेन थ्योरी। मोस्टली वही है, सेम जानते हैं, सेम है। ये इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन ही दिया है, ये इवोल्यूशन जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो केमिकल इवोल्यूशन ही है। अच्छा, इसका एक और नाम है, ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक थ्योरी, सिंथेटिक थ्योरी। और ये सपोर्ट करती है ए बायोजेनेसिस को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, ये सपोर्ट करती है ए बायोजेनेसिस को, इसको स्टार मार्क करना। हो गया।
देखो हो गया सबका। इधर देखो, जो आपकी ए बायोजेनेसिस थ्योरी और बायोजेनेसिस जो थ्योरी पढ़ी है ना आपने, इसी दो बेसिस पे आपकी आगे सारी बातें चलेंगी, ठीक है। ए बायोजेनेसिस मतलब नॉन लिविंग थिंग से हमारा डायरेक्टली लाइफ आ गई है, बायोजेनेसिस मतलब पहले कोई लाइफ चाहिए तभी लाइफ आएगी। ये दो थ्योरी यही मेन बातें कहती हैं, ठीक है। अभी हमने जस्ट ये चीज़ पढ़ा है। तो आपका ये जो ओपेरिन हेर्लेन थ्योरी मॉडर्न थ्योरी है ना, वो ए बायोजेनेसिस को सपोर्ट करती है, ठीक है। और लुईस पास्चर किसको सपोर्ट करते थे? आपके बायोजेनेसिस को। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी ध्यान रखनी है, यहाँ से थोड़ा याद रखने वाली बातें शुरू होती हैं, ठीक है। ठीक है रिया, ओके। देखो ये थ्योरी ये कहती है कि जो भी आपके लिविंग बींग्स बने हैं ना, वो कुछ ऑर्गेनिक मैटर्स पहले से प्रेजेंट थे, उनकी हेल्प से बने हैं, ठीक है। अब ऑर्गेनिक मैटर कैसे आए? ये कहती है कि ऑर्गेनिक मैटर कुछ इनऑर्गेनिक मैटर से आए। ओवरऑल कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग बने हैं। इसने थोड़ी घुमा फिरा के ये बातें कही हैं, ठीक है। ठीक है, वंस अगेन, जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आए हैं, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ठीक है। ठीक है, ऐसा कुछ इस थ्योरी ने कहा है, और इसका प्रूफ भी उन्होंने दिया है। इसमें एक एक्सपेरिमेंट ने मिलर का एक्सपेरिमेंट अभी हम आगे पढ़ेंगे, जो इस चीज़ को प्रूफ करता है ये कि ये कैसे हुआ था। तो इसी को हम मोस्ट एप्रोप्रिएट मानेंगे, ठीक है। मोस्ट करेक्ट हम इसी थ्योरी को मानेंगे जो हम पढ़ने वाले हैं अब। अच्छा, इस थ्योरी ने क्या बोला ये मैंने आपको बता दिया है, तो चलो इस चीज़ को लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखो, ये थ्योरी कहती है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके बने हैं पहले से, जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं उनसे आपके बने हुए हैं। अच्छा, वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं क्या? वो है आपके आरएनए प्रोटीन, और आरएनए प्रोटीन और भी कुछ हो सकते हैं, और जो आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो बने हुए हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, ऐसा ये थ्योरी कहती है। हो गया। देखो ये थ्योरी क्या कह रही है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बने हुए हैं, जैसे कि आरएनए और प्रोटीन, और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहाँ से आए हैं? कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए हैं। तो ओवरऑल इसके कहने का भी मतलब यही है कि नॉन लिविंग थिंग्स से आपके लिविंग थिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन फ़र्क ये है ए बायोजेनेसिस और इसमें, ये वाली जो थ्योरी है ना वो इस चीज़ को पूरी तरह से प्रूफ कर देती है। एक मिलर का एक्सपेरिमेंट अभी आप आगे पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे मिलर का एक्सपेरिमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो कल अगली क्लास कोई भी मिस मत करना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके चैप्टर का, आपके इस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 3-4, उसमें से एक है आपका मिलर का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में उस चीज़ को हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो उससे हमें पता चलेगा कि ये आरएनए और प्रोटीन कैसे बने थे, ठीक है। तो अच्छा, ये जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर्म फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, ये आप पढ़ोगे केमिकल इवोल्यूशन के अंदर। कहाँ पढ़ोगे? केमिकल इवोल्यूशन में। नेक्स्ट हेडिंग आपकी केमिकल इवोल्यूशन ही होगी, लिख लो इसे। कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे जैसे ये चैप्टर ये आगे बढ़ता जाएगा ना चीज़ें समझ में आएंगी। अभी तो बस थ्योरी हम पढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ से हमारी थ्योरीज खत्म होंगी, यहाँ से कुछ एक्सपेरिमेंट शुरू होंगे, फिर इवोल्यूशन पे हम डायरेक्ट आ जाएंगे, ठीक है। देखो इस थ्योरी ने तो इतनी सारी बातें कह दी, अब आगे जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे मिलर का एक्सपेरिमेंट, वो इस चीज़ को प्रूफ कर देगा कि ये चीज़ें बनी कैसे हैं, ठीक है। और वहीं से शुरुआत होगी हमारे केमिकल इवोल्यूशन की। देखो इवोल्यूशन मैंने शुरू में क्या, इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। ये इवोल्यूशन दो तरह से हम पढ़ते हैं, एक इवोल्यूशन पढ़ते हैं हम केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा इवोल्यूशन हम पढ़ते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन आपका बताता है कि अर्थ कैसे बनी और उस पर प्राइमरी चीज़ें कैसे आई, ठीक है। जैसे मान लो आरएनए प्रोटीन कैसे आया, ठीक है। और इसके आगे फिर शुरू होगा आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, यानी कि उन प्रोटीन और आरएनए से आपका लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनना शुरू हुए। बात समझ में आई? तो दो इवोल्यूशन आपको पढ़ना है, एक केमिकल जो कि अर्थ के बनने, वहाँ पे क्या क्या हुआ, अर्थ पे क्या क्या चेंजेस हुए होंगे तब लाइफ आई होगी,
ये आपका पढ़ेंगे केमिकल इवोल्यूशन में, और लाइफ आगे कैसे बढ़ी ये चीज़ हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे केमिकल इवोल्यूशन, और उस हेडिंग के अंदर हम पढ़ेंगे मिलर्स एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बस एक और पॉइंट लिख लो, ओपैरिन जो है ना, ओपैरिन ने एक बुक लिखी हुई है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओपैरिन की एक बुक है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ नाम की बुक किसने लिखी है, तो आप बताओगे ओपैरिन ने। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मिलर का एक्सपेरिमेंट, और वहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा केमिकल इवोल्यूशन। ठीक है, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में ज़रूर प्रेजेंट रहना। कल आपकी छुट्टी रहेगी, परसों आपकी क्लास होगी। ठीक है, 4 पेपर है हमारे बीएड के, 4 पेपर हो जाने तो फिर उसके बाद कंटिन्यूस। चलो।